सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हम लोग कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए पहले यह समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी आवेश है, किसी आवेश को अगर कहीं रख दिया जाए, आवेश Q है, अगर किसी आवेश को कहीं रख दिया जाए तो यह क्या करता है कि अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। किसी आवेश को अगर कहीं रख दिया जाए तो वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर देगा, एक क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र कर रहा है, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अगर हम लोग किसी आवेश को रख देते हैं तो वह अपने तरफ अपने चारों ओर एक क्या उत्पन्न करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखिए, अगर इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश को रखा जाए, यदि इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखा जाए तो यह पॉजिटिव आवेश है, यह भी पॉजिटिव आवेश है, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। आकर्षण नहीं करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो आवेश इसमें रखा जा रहा है वह कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए अगर ये जो आवेश यहाँ पर रखा जा रहा है अगर यह नेगेटिव आवेश हो तब क्या होगा कि यह इसको आकर्षित करेगा। यानी अगर पॉजिटिव आवेश इस क्षेत्र में रखेंगे तो यह आवेश क्या करेगा, इस आवेश को प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर नेगेटिव आवेश इस क्षेत्र में रखते हैं हम लोग तो यह आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या हुआ, ध्यान से समझिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तो जब भी हम लोग किसी आवेश को रख देते हैं तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करेगा, क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर इस क्षेत्र में बाहर से कोई अन्य आवेश को लाकर रख दिया जाए, बाहर से अगर कोई अन्य आवेश को लाकर यहाँ पर रख दिया जाए तब यह आवेश जो है क्या करेगा, या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा या इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित कब करेगा, क्योंकि यह पॉजिटिव आवेश है। तो अगर पॉजिटिव आवेश रखा जाए प्लस चार्ज तो यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, तब यह क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मार देगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, निकल जाओ। अगर जो आवेश रखा जा रहा है अगर वह निगेटिव आवेश रखा जाए तब वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, यानी आकर्षित कर लेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश को रख दिया जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। यानी इसी क्षेत्र में आवेश को रख रहे हैं हम लोग, बाहर से आवेश लाकर, तो वह उस पर या तो आकर्षण बल लग रहा है या क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल कब लगेगा, जब माइनस आवेश रखा जाएगा। प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब पॉजिटिव आवेश रखा जाएगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम लोग कोई अन्य आवेश को ला कर रख दें तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं, देखिए। तो वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या हुआ कि किसी आवेश की, किसी आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी अन्य आवेश को रख दिया जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे क्या बोला जाएगा? उस क्षेत्र को बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। देखिए, अभी बताया गया है कि यह कोई आवेश है और इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अगर इस पर कोई अन्य आवेश को रख देते हैं तो या तो यह इस पर आकर्षण बल लगाएगा या क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर यह जो आवेश रखा जा रहा है बाहर से लाकर, जो बाहर से आवेश लाकर रखा जा रहा है, अगर यह चलने के लिए स्वतंत्र हो, जो बाहर से आवेश लाकर रखा जा रहा है अगर वह चलने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, तो वह हमेशा बल की दिशा में चलेगा। किधर चलेगा? बल की दिशा में गति करेगा। यानी अगर मान लीजिए यह आवेश इसको इधर बल लगा रहा है, राइट की तरफ बल लगा रहा है, तो अब यह जो आवेश बाहर से रखा गया है वह किधर गति करेगा? बल की दिशा किधर है? बल की दिशा है लेफ्ट से किधर? राइट की ओर। तो आवेश जो है वह भी गति करेगा लेफ्ट से किधर? राइट की ओर। यानी जिधर बल लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में यह आवेश क्या करेगा? गति करेगा। अगर राइट दिशा में बल लगेगा तो राइट दिशा में आवेश गति करेगा, अगर लेफ्ट दिशा में बल लगेगा तो लेफ्ट दिशा में गति करेगा। यानी जो आवेश को बाहर से लाकर वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है, जो आवेश को लाकर वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है, अगर वह चलने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, तो वह हमेशा बल की दिशा में गति करेगा। किधर गति करेगा? बल की दिशा में। जैसे मान लीजिए यह पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो यह इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर प्रतिकर्षण बल लगाएगा राइट की दिशा में, तो इसकी चलने की दिशा भी किधर होगी? राइट की तरफ होगी। किधर होगी? राइट की तरफ, क्योंकि यह इसको धक्का किधर मार रहा है? राइट की तरफ मार रहा है, राइट की तरफ इसको ठेल रहा है, तो वो किधर जाएगा? राइट की तरफ ही जाएगा ना, लेफ्ट की तरफ थोड़ी ना आएगा। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप पीछे से आप इसे धक्का मार दिए, तो वो आगे जाएगा या पीछे आएगा? बताइए कहाँ जाएगा? वो धक्का इसे मारेंगे हम लोग तो वह कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। यानी बल लगा रहे हैं किधर हम लोग? देखिए, बल लगा रहे हैं हम लोग लेफ्ट से किधर? राइट की ओर। बल किधर लग रहा है? लेफ्ट से राइट की ओर लग रहा है, तो वह किधर गिरेगा? वह भी गिरेगा राइट की ओर। यानी वह किधर गति करेगा? वो गति करेगा राइट की ओर, क्योंकि हम लोग बल कहाँ लगा रहे हैं? मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप बल लगा लिए ऐसे, ये बल लगा के इसे ठेल दिए। जब बल लगा के उस व्यक्ति को ठेला गया तो वह हम लोग बल किस दिशा में लगा रहे हैं? लेफ्ट से किधर लगा रहे हैं? राइट की ओर। तो वह किधर जाकर गिरेगा? किधर गति करके गिरेगा? वो भी राइट की तरफ ही गिरेगा। तो वही काम यहाँ पर होगा। यह जो आवेश है इसको ठेल रहा है, किधर ठेल रहा है? राइट की दिशा में। तो अब यह आवेश जो है गति किधर करेगा? राइट की दिशा में गति करेगा। तो वही बोला गया है कि जो बाहर से आवेश हम लोग ला कर रख रहे हैं, अगर वह आवेश चलने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो,
तो वह हमेशा किधर गति करेगा, बल की दिशा में गति करेगा। किधर गति करेगा, बल की दिशा में, क्योंकि यह आवेश इसको ठेल रहा है। किधर ठेल रहा है, राइट की दिशा में ठेल रहा है, तो वह किधर जाएगा, राइट की दिशा में जाएगा। तो यह आवेश जिधर इसको ठेलेगा उधर इसकी क्या होगी, गति की दिशा होगी। तो वही बोला गया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश ला कर रखा जा रहा है, अगर वह चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह गति कहाँ करेगा, बल की दिशा में गति करेगा। यानी जिधर बल लगेगा उधर ही वह क्या करेगा, गति करेगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर जो है बल की दिशा निरंतर बदलती रहे, अगर बल की दिशा मान लीजिए बदल रहा है, तो आवेश की दिशा भी उसी अनुसार क्या होगा, बदलेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है या इसको धक्का मारा है, प्रतिकर्षण लगा रहा है इधर, तो आवेश की चलने की दिशा भी इधर ही होगी। मान लीजिए इसकी दिशा इधर, अब बल की दिशा इधर आ गई तो आवेश की दिशा भी इधर आ गई, बल की दिशा इधर आ गई तो आवेश की दिशा भी इधर आ गई। यानी जैसे जैसे जिस दिशा में बल लगेगा, यानी जैसे जैसे जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में आवेश क्या करेगा, गति करेगा। क्या आवेश क्या करेगा, गति करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि यदि बल की दिशा बदलती जाए तो आवेश के गति की दिशा भी क्या होगी, बदलती जाएगी। यानी जिधर आवेश जाएगा उधर ही क्या होगा, जिधर बल लगेगा उधर ही आवेश की गति की दिशा होगी। यानी जिधर जिधर बल की दिशा होगा उधर उधर क्या होगा, आवेश की गति की दिशा होगी। तो मान लीजिए इस तरह से आवेश ऐसे गति कर रहा है। मान लीजिए बल ऐसे लग रहा है किसी वक्र पर, ऐसे बल इधर लगा, फिर ऐसे आ गया, फिर बल इधर लग रहा है, फिर ऐसे इधर लग रहा है। यानी बल की दिशा अब यहाँ से देखिए बदल रही है ऐसे। यानी आवेश क्या है, किधर जा रहा है, यानी आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा ऐसे देखिए बदल रही है, ऐसे बदल रही है, ऐसे बदल रही है। तो आवेश की चलने की दिशा भी इधर ही होगी। यानी जिधर बल की दिशा होगी उसी साइड में क्या होगा, आवेश की चलने की दिशा होगी। यानी अगर बल की दिशा बदली तो आवेश की दिशा भी क्या होगा, बदलेगा। यानी जिस दिशा में जिस अनुसार बल की दिशा होगी उसी अनुसार क्या होगा, आवेश की गति की दिशा होगी। यानी जिधर जिधर बल की दिशा होगा उधर उधर क्या होगा, आवेश की गति की दिशा होगा। यानी इसका आवेश की गति की दिशा साथ छोड़ेगा नहीं, पीछे पीछे उसके चलता जाएगा। तो मान लीजिए यह बल की दिशा ऐसे लग रहा है तो आवेश की गति की दिशा भी इसी तरफ होगी। अर्थात आवेश का जो पथ होगा वह वक्राकार पथ बनेगा। आवेश की गति कैसा होगा, वक्राकार होगा। यानी यह एक वक्र बनाएगा। अगर बल मान लीजिए सीधा लग रहा है ऐसे, तो आवेश की गति की दिशा भी सीधा होगा। तब आवेश क्या होगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा। अगर बल की दिशा ऐसे बदल रहा है तो आवेश की गति की दिशा भी ऐसे होगा। यानी आवेश की गति की दिशा भी ऐसे होगा। यानी आवेश की गति की दिशा क्या हो गई, वक्राकार हो गई। तो यह जो रास्ता मिल रहा है, पथ मिल रहा है, यह रास्ता, इस रास्ते पर कौन चलता है, आवेश। कौन चलता है, आवेश चलता है। तो इस रास्ते पर आवेश चल रहा है, तो इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में जिस पथ पर, जिस रास्ते पर धन आवेश गति करता है, धन आवेश क्या करता है, गति करता है, उस रास्ते के, उस पथ को क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं हम लोग। तो वैद्युत बल रेखा क्लियर हो गया। यानी वैद्युत क्षेत्र में क्या बोला जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र आवेश जो रखा गया है उसके चलने की जो गति की दिशा है, चलने के जो गति का पथ है, उस पथ को, उस रास्ते को क्या बोला जाएगा, वैद्युत बल रेखा कहा जाएगा। यानी इस वैद्युत बल रेखा पर कौन गति करता है, कौन चलता है, तो सिर्फ आवेश चलेगा और कोई नहीं चलेगा।
तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को क्या बोला गया, वैद्युत बल रेखा। यानी वैद्युत बल रेखा पर कौन गति करता है, कौन दौड़ता है, तो आवेश दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा, आवेश दौड़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन वैद्युत बल रेखा का। तो कह सकते हैं हम लोग कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गति करता है। एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है। तो अब हम लोग लिख रहे हैं वैद्युत बल का परिभाषा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, वैद्युत बल रेखा। हेडिंग क्या होगा, वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है, अभी बताया गया है, लिख दे रहे हैं डिफिनेशन इसका कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश, जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धन आवेश चलता है या गति करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश चलता है। एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश क्या करता है, चलता है। जिससे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हम लोग ऐसे एक रेखा खींच दिए तो यह क्या है, निष्कोण वक्र है, यानी कोई कोण नहीं बन रहा है। अब इसी निष्कोण वक्र पर कौन गति करेगा, एकांक धनावेश। कौन गति करता है, एकांक धनावेश। यहाँ पर लिखा है ना जिस पर यहाँ पर लिखना है जिस पर एकांक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश क्या करता है, गति करता है। तो यह था वैद्युत बल रेखा का डिफिनेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा के गुण क्या होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब हेडिंग लगाइए आप लोग, वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा के गुण। तो हेडिंग लिखिए वैद्युत बल रेखा के गुण। तो देखिए वैद्युत बल रेखा के क्या लिखना है, गुण लिखना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है, क्या बताया गया, वैद्युत बल रेखा
वह काल वैद्युत बलरेखा जो होती है वह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कुड़ वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश एकांक एकांक और स्वतंत्र धनावेश जो होता है वो गति करता है। तो वैद्युत बल रेखा के क्या पढ़ना है, गुण पढ़ना है। अच्छा रेखाओं लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। आप लिख लीजिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखिए वैद्युत बल रेखा का गुण क्या होता है। वैद्युत बल रेखा का पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखा जो होती है वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो पहला गुण इसका होगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो देखिए वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा धन आवेश से चलकर कहाँ पर समाप्त होगी, ऋण आवेश पर। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से निकलती है और निकल कर कहाँ पर समाप्त होगी, जाकर ऋण आवेश पर। जिससे मान लीजिए यहाँ पर यह कोई धन आवेश हो गया और यह क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह धन आवेश से क्या होगी, चलकर, यानी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती है। मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से निकल रही है, यह वैद्युत बल रेखा हो गई, धन आवेश से क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसे और यह निकल कर कहाँ पर जाकर समाप्त होगी, कहाँ पर जाकर मिलेगी, तो ऋण आवेश पर। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वो ऋण आवेश पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो तीर के निशान ऐसे बना देना है, ऋण आवेश की ओर बना देना है, ऐसे। तो वैद्युत बल रेखाएं याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धन आवेश से निकलकर, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहाँ पर समाप्त होगी, ऋण आवेश पर। देखिए ऐसे उंगली रखिए और सभी जो बल रेखाएं हैं वो ऋण आवेश की ओर आ रही हैं और यहाँ पर हाथ रखिए और यहाँ से ये निकल रही हैं। तो यहाँ पर हाथ को रखेंगे तो आप हाथ को फैलाएंगे और यहाँ पर हाथ को रखेंगे तो हाथ को सिकुड़ाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर रख कर हाथ को फैला रहे हैं, हाथ को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। इसका मतलब धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, निकलेगी और कहाँ पर जाकर समाप्त हो रही है, ऋण आवेश पर। तो ऋण आवेश पर देखिए समाप्त हो रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा धन आवेश से निकलकर और कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा गुण। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अब इसका दूसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताती है, प्रदर्शित करती है। क्या बोला गया है कि वैद्युत बल रेखा के वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले
बल की दिशा, बल की दिशा प्रदर्शित करता है, बल की दिशा प्रदर्शित करता है। देखिए, समझिए लाइन क्या लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, बताता है। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है कि वैद्युत बल रेखा हो गया यह। अब इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये जो वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा का अगर किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, कौन सा रेखा खींच दिया जाए? स्पर्श रेखा। तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह इस बिंदु पर स्थित, वह इस बिंदु पर स्थित लगने वाले बल की दिशा बताएगा। किसकी दिशा बताएगा? लगने वाले बल की दिशा बताएगा। यानी कहीं पर भी यह वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह क्या बताएगा? इस बिंदु पर स्थित लगने वाले बल की दिशा, यहाँ लिखा है धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दिए ऐसे, तो बल की दिशा इधर हो जाएगा यह। तो यहाँ पर जो स्थित धन आवेश है वह उस पर लगने वाली बल की दिशा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो वही बोला गया है कि वैद्युत बल रेखाएं, रेखा जो होती है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग क्या खींच दें? स्पर्श रेखा खींच दें, तो जो स्पर्श रेखा खींचा गया है वह क्या बताएगा? उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि वह उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं तीसरे गुण की तरफ। चलिए, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तीसरा गुण है कि दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं परस्पर, दो बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं जो होती है वह परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। रीजन क्या है? तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि उस दशा में, क्योंकि इस दशा में, क्योंकि इस दशा में कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। जो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दो दिशा, लगने वाले बल की दो दिशा प्रदर्शित करेगा। लगने वाले बल की दो दिशा प्रदर्शित करेगा, जो कि
असंभव है, जो क्या है, असंभव है। पॉइंट समझिए, लाइन बाय लाइन क्या लिखा गया है कि दो बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। रीजन क्या है? क्योंकि इस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दो दिशाएं क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जो कि क्या है, असंभव है। जिससे मान लीजिए कि अगर यह दो बल रेखाएं हैं और एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। यह पहली बल रेखा हो गया, पहली बल रेखा, और यह जो है यहाँ पर यह क्या हो गई, दूसरी हो गई बल रेखा, बल रेखा। अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, तो वहाँ पर लिखा है ना कटान बिंदु पर, तो इस दशा में कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो कटान बिंदु है इनका, इनका जो कौन सा बिंदु है, कटान बिंदु, उस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो। देखिए ये जो कटान बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, क्यों, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो यह जो है इस यहाँ पर जो स्थित धनावेश है उस पर लगने वाली बल की दिशा बता रहा है, और यह भी स्पर्श रेखा जो है इस आवेश पर लगने वाली बल की क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो अब बताइए, एक ही आवेश पर दो बल की दिशाएं नहीं हो सकती, कभी हो सकती है? मान लीजिए आप खड़े हैं, तो आप एक समय में सिर्फ या तो पूरब की तरफ देख सकते हैं, आपकी दिशा किधर हो सकती है, पूरब की तरफ। आप बताइए कि आप खड़े हैं पूरब की तरफ मुख करके, तो आपकी दिशा सिर्फ पूरब की तरफ होगा। क्या आप पश्चिम की तरफ हो सकता है? नहीं। ये अगर हम खड़े हैं कहीं पर, तो हमारी दिशा किधर है, पूरब की तरफ अगर है, तो हमारा दिशा किधर होगा, एक बार में सिर्फ पूरब की तरफ होगा। हम एक ही बार में पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ देख लें, यह असंभव है। या तो पश्चिम की तरफ घूमेंगे तो फिर पूरब नहीं देख पाएंगे, अगर पूरब की तरफ देख रहे हैं तो पश्चिम की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी अगर कोई आवेश है, तो उस आवेश का, अगर कोई एक आवेश है तो उस एक आवेश का एक बार में एक ही बल की दिशा होगी। किसी भी आवेश के अगर एक आवेश है तो उस आवेश का जो बल की दिशा होगा वो एक ही होगा। यहाँ तो एक इस बिंदु पर जो धन आवेश स्थित है उस पर लगने वाली यहाँ पर कितने बल की दिशा हो गई, दो हो गई, जो कि असंभव है, क्योंकि एक आवेश है तो एक ही बल की दिशा होगी। अभी बताएं ना कि आप खड़े हो जाइए पूरब की तरफ, तो आपकी दिशा, आप अकेले हैं तो आपकी दिशा सिर्फ पूरब की तरफ है। तो आप यह सोचिए कि हम एक ही बार में पूरब की तरफ देख लें और पश्चिम की तरफ देख लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। या तो आप पूरब की तरफ देख रहे हैं तो आपकी एक ही दिशा हुआ, आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पूरब आपकी तरफ छूट गया, तो तब भी आपकी दिशा कितना हुआ, एक ही हुआ। वैसे ही अगर एक आवेश है तो उस पर लगने वाले बल की एक ही दिशा हो सकती है, उस पर लगने वाले बल की दो दिशा नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, तो उस कटान बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो आज खींच सकते हैं, जो क्या करेगा, इस बिंदु पर स्थित बल की दिशा बताएगा, जो कि क्या है, असंभव है। क्योंकि यहाँ पर आवेश की कितनी दिशा हो गई, दो दिशा हो गई। आवेश तो एक ही है और इसकी दिशा कितनी हो गई, दो दिशा हो गई। तो एक ही आवेश की दो दिशा हो जाए, यह असंभव है। इसलिए क्या होता है कि दो बल रेखाएं जो होती है वह परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा गुण। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 चौथा गुण इसका, देखिए चौथा गुण है कि ए रेखाएं खींची हुई
लचकदार खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। बात समझिए क्या लिखा गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में क्या करती है? सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई में क्या करती है? सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसीलिए विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है? हमेशा आकर्षण होता है। बात समझिए, जिससे मान लीजिए यह एक धन आवेश है और यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश है। तो यहाँ से जो है वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे निकल रही है, ऐसे। यहाँ से क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही है। मान लीजिए यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल कर गई ऋण आवेश पर, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पर देखिए, तो यह जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, वैद्युत बल रेखाएं, यह खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, क्या बताया जा रहा है? खींची हुई लचकदार डोरी की तरह। जिससे एक रस्सी है, खींचकर उसे थोड़ा सा ढीला कीजिए। रस्सी को खींचकर थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग? ढीला। तो वह ऐसे सिकुड़ जाएगा। पहले ऐसे था, रस्सी सीधा है, थोड़ा सा ढीला कीजिए, ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ेगा कैसे? लंबाई की दिशा में। किधर से? क्योंकि खींच कर इसको लंबा किया गया है, लंबाई को बढ़ाया गया है। और जब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? ढीला करेंगे तो रस्सी सिकुड़ जाएगी। तो लंबाई की दिशा में क्या हो गई? रस्सी सिकुड़ गई। वैसे ही जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह धन आवेश से निकल कर कहाँ जाती है? ऋण आवेश पर जाएगी। तो ऐसे जो होगी लंबाई की दिशा में क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ऐसे देखिए, ऐसे लंबाई की दिशा में जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो जब लंबाई की दिशा में सिकुड़ जाती है तो इसीलिए अगर विपरीत प्रकार का आवेश रहेगा तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि रेखाएं सिकुड़ गई है, लकवा मार दिया है रेखाओं को। रेखाओं का मार दिया है लकवा, इसको देखो लकवा मार दिया है, तो रेखाएं क्या होगी? सिकुड़ गई है। तो अगर किसी वैद्युत बल रेखा को लकवा मार दिया तो वह सिकुड़ जाएगा। अगर सिकुड़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में क्या करती हैं रेखाएं? अपने लंबाई में देखिए सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। चलिए अब लास्ट पॉइंट इसका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लोग लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसे मिटा दे रहे हैं। तो यह जो भी हम लोग पढ़े हैं 4-5 गुण, यह सब क्या है? वैद्युत बल रेखा का गुण है। अब इसका लास्ट गुण है 5वां पॉइंट, कि ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में, अपने लंबाई के लंबवत दिशा में, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, दूर
हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। बात समझिए क्या लिखा गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, ये रेखाएं, ये मतलब वैद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही रीजन होता है कि अगर समान प्रकृति का आवेश हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आवेश हो या निगेटिव निगेटिव हो, तो उसमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जिससे मान लीजिए यहाँ पर दो धनावेश लिया गया है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों क्या हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। तो यहाँ से जो है वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ऐसे जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, ये ऐसे निकल गई। अब यहाँ से भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, ऐसे इधर ऐसे निकलेगी, कुछ रेखाएं इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, ऐसे रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है मान लीजिए। तो यह जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह अपने लंबाई की लंबवत दिशा में, यानी अपने इस दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में, ये जो रेखाएं हैं वह क्या करती हैं, लंबाई की लंबवत दिशा में। बात समझिएगा, अगर दो धन आवेश लिए हैं या दो ऋण आवेश लिए हैं, तो उनसे जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती है वह लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इन आवेशों से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह लंबाई के लंबवत दिशा में, देखिए लंबाई के लंबवत दिशा में क्या होती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही रीजन होता है कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो पढ़े थे ना आप लोग कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव निगेटिव रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों होता है उसका रीजन आज पता चला कि इनसे के द्वारा इसमें प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि इनके द्वारा निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, इनसे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से क्या होती है, दूर हटने का प्रयास करती है। इसलिए इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ दिया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होगा, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, क्या देना है आपको, जवाब यह देना है क्योंकि इनसे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अभी इससे पिछले वाला जो पॉइंट था पढ़ाया गया चौथा, उसमें क्या बताया गया था कि अगर दो, एक पॉजिटिव आवेश हो और एक कैसा आवेश हो, निगेटिव आवेश हो, तो इनसे जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती है उनको लकवा मार देता है ऐसे, यानी वो लंबाई के लंबवत दिशा में क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यानी एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या होगा, निगेटिव रहेगा, तो इनके द्वारा जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं उनको तुरंत लकवा मार देगा। क्या मार देगा, लकवा। तो वो क्या होगी, रेखाएं सिकुड़ जाएगी। तो इसलिए क्या होती है, रेखाएं क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, तो एक दूसरे के पास आ रही है रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ रही है, सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होगी, एकदम सिकुड़ जाएगी। जैसे ही सिकुड़ जाएगी तो इसको क्या करेगा, एकदम चिपका लेगा, चिपका लेगा तो क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। तो यही रीजन होता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा, और समान प्रकृति के आवेश रहेगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत बल की परिभाषा पढ़े हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखा के गुण पढ़ाया गया है। बस आज भी की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।